मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर प्लस पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। मैं आज आपसे बात करूंगा मगध के उत्कर्ष पर, यानी मगध साम्राज्य के विकास पर। पिछली क्लासों में मैं आपको प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल और महाजनपद काल पर चर्चा कर चुका हूं। आज बताऊंगा मैं आपके इन महाजनपद में आपके मगध का विकास ही क्यों हुआ। तो मैं आपको लिए चलता हूं इस चहेते आपके प्लेटफॉर्म, यहां पढ़ाई की पंचायत पर, और मैं बात करूंगा आपसे आज मगध के उत्कर्ष पर, मगध के विकास पर, कि आखिर मगध के विकास के कारण कौन कौन से रहे। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है आपके, ये टॉपिक 3rd चल रहा है आपके, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग बात करेंगे यहां से मगध का विकास क्यों हुआ। तो आप देखिए आखिर मगध का ही विकास क्यों हुआ, यहां बात करेंगे। पहले तो मैं इस मगध के विकास पर चर्चा करूं उससे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कि मगध की जो 16 महाजनपदों में जो स्थिति है वो बहुत मजबूत स्थिति थी आपके। और मगध उन अन्य राज्यों समान राज्य, जैसे अवंती राज्य है, वत्स राज्य है, काशी राज्य है, इतना ताकतवर राज्य था, लेकिन मगध ने उन राज्यों को पीछे छोड़ दिया। मगध की जो स्थिति है उस समय, मगध की जो आपका हम कहेंगे इसके उत्कर्ष माना होता है इसके उत्थान का, जो मूल कारण है उत्थान का इसका, वो हम उन कारणों को यहां पर देखेंगे। आपके ये संक्षिप्त बताऊंगा। पहला, इसकी भौगोलिक स्थिति का मजबूत होना, भौगोलिक स्थिति का मजबूत होना इसका एक कारण था। संक्षिप्त में बताऊंगा आप लोगों बहुत जल्दी इसको। एक तो दूसरा, राजनीतिक नेतृत्व, एक इसका जो राजनीतिक नेतृत्व है बहुत वो मजबूती तरीके से मिला। जो इसके राजवंश हैं या जो शासक हैं बहुत शक्तिशाली मिले इसको। इसके अलावा जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो यहां पर इतने अकूत मात्रा मिले, प्राकृतिक संसाधन जो अन्य महाजनपदों में नहीं थे। प्राकृतिक संसाधनों का पाया जाना। अब इन संसाधनों में बात करूं यदि मैं आपके, तो यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपके लोहे का मिलना। किसका मिलना? लोहे का मिलना, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो लौह खनिज मिले यहां पर। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और है हाथियों की खोज, हाथियों की, जो हाथियों का पाया जाना, हाथियों का मिलना, जो हाथियों के लिए माकूल जो स्थिति थी हाथियों के लिए। मतलब हम कह सकते हैं मगध के उत्कर्ष के लिए कुछ ना कुछ ऐसे कारक रहे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे आपके। जैसे इसकी भौगोलिक स्थिति है, जो मगध क्षेत्र था, इसकी जो तत्कालीन राजधानी थी। तो आप एक बात ध्यान देंगे, इसकी ये प्रारंभिक राजधानी, ये क्वेश्चन आता है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी रही है, क्वेश्चन पूछा जाता है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है आपके। जो बच्चे SSGD वाले हमारे बैठे हैं यहाँ पर, वो विस्तृत ध्यान देंगे। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह है, यहाँ पर राजगृह, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह। और इसी को गिरिव्रज, क्या कहते हैं, गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे सारे विद्यार्थीगण इसको लिख लेंगे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? राजगृह है। बाद में इसी मगध की राजधानी कौन सी बन जाएगी? पाटलिपुत्र। ये मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। और मैंने बताया मगध की भौगोलिक स्थिति का मजबूत होना। इसके अलावा ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व, हर्यक वंश का होना, शिशुनाग वंश का होना, नंद वंश का होना, और बाद में मौर्य वंश का आना, गुप्त वंश का आना, ये बाद वाले वर्षों में घटना है आपके। ये प्रारंभिक राजवंशों ने इसको बेहतर नेतृत्व दिया। प्राकृतिक संसाधनों का पाया जाना, जिसमें लोहा मैन है आपके, लोह खनिजों का होना यहाँ पर, लोहे का मिलना यहाँ पर। इसके अलावा आपका हाथियों का मिलना, आप जानते होंगे हाथियों दोहरा लाभ हुआ। जहां एक और इसको युद्ध में प्रयोग किया गया, वहीं भारी चीजों को खींचने के लिए, अर्थात जो पेड़ पौधे काटे गए उनको काट करके खींच के दूर ले जाने के लिए भी इन हाथियों प्रयोग किया गया। और युद्ध के लिए सेना में हाथियों को बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। लोहे का पाया जाना एक बहुत सार्थक रहा आपके, क्योंकि लोहे के मिलने से जंगलों की बड़े पैमाने पर कटाई की गई आपके। ये कुछ ऐसी घटनाएं रही जिसके चलते मगध का विकास होना ही था। तो हम लोग बात करेंगे मगध पर शासन करने वाले राजवंशों में, बहुत संक्षिप्त में बात करेंगे और बहुत तेजी से। मगध पर जिन राजवंशों ने शासन किया है, उन राजवंशों में यहाँ क्रम से जो रहे हमारे प्रारंभिक तौर पर, पहले आपके हर्यक वंश का उत्थान हुआ यहाँ पर, इससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। हर्यक के बाद में शिशुनाग वंश, ये दूसरा राजवंश है जिसने यहाँ पर शासन किया मगध पर। और इसके बाद आपके नंद वंश ने यहाँ पर शासन किया है। इस पर मैं आपसे आज इस वीडियो में इन पहलुओं पर चर्चा करूंगा, इन तीनों पार्टों बारी बारी से। यानी कि हमारी जो अगले कुछ देर तक चर्चा होने वाली है वो सार्थक चर्चा होगी, बहुत सटीक चर्चा होगी हर्यक वंश पर, शिशुनाग वंश पर और नंद वंश पर। अगले वीडियो में आपको मौर्यों और गुप्तों के बारे में बताऊंगा। एक प्राचीन भारतीय कोई महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारे जीडी वाले एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है।
आज जो मेरी वार्ता होगी आपसे वो हर्यक पर होगी, शिशुनाग पर होगी, नंदवंश पर होगी। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आपके। और जल्दी जल्दी इस वीडियो को और लोगों तक फैलाइए ताकि ये बात घर घर तक पहुंचे आपके। इसलिए इसको लाइक जरूर करिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होने जा रही है। मैं आपसे बात करूंगा आपसे यहाँ से, मैं इसमें पहला पार्ट पढ़ाऊंगा आपको, ये हर्यक वंश आपके यहाँ से हर्यक वंश में बात करूंगा आपके। ये जो महत्वपूर्ण पार्ट है हर्यक वंश के बारे में बात करेंगे आपके। तो हर्यक वंश के कुछ शासक ऐसे हुए, जैसे एक शासक का नाम है आपके यहाँ पर बिंबिसार। ये इस वंश का संस्थापक है। कौन? बिंबिसार नाम का व्यक्ति है, ये इसका संस्थापक है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से बिंबिसार के बाद मगध पर शासन किया आपके अजात शत्रु, यानी कि इसके पुत्र ने अजात शत्रु ने यहाँ से इसने शासन किया आपके। और अजात शत्रु के बाद इस वंश का शासक अगला हुआ है उदयन हुआ है। उदयन, इस उदयन को उदायन भी कहते हैं, उदयन को उदायन भी कहते हैं। और इसके बाद जो और शासक हुए आपके कई क्रम में आपके, उनको आप नहीं पढ़ेंगे, कमजोर शासक हैं। और इस वंश का जो अंतिम शासक है लास्ट वाला, वो शासक था आपका यहाँ पर, उसको लिख लेंगे आपके यहाँ से दर्शक, यहाँ पर दर्शक या नाग दशक, ये नाम है इसका, नाग दशक या दर्शक कहेंगे आप, नाग दशक, ये इसका अंतिम शासक है। तो ये जो मगध पर शासन करने वाले शासक हैं ये अंतिम है। कौन है? ये अंतिम शासक है। तो हमने पहले शासक पर चर्चा की आपके यहाँ पर और अंतिम वाले बात की यहाँ पर, दर्शक या नाग दशक। मैं जो आपसे आज बात करने वाला हूं ऐसे क्रम से, पहले बिंबिसार पर बात करूंगा, फिर अजातशत्रु पर, फिर उदयन पर, फिर आपके नाग दशक पर। हमारा जो प्रारंभिक विश्लेषण है यहाँ पर आज का, वो बिंबिसार को लेकर है। बिंबिसार के बारे में कहा जाता है, बिंबिसार, ये रहा बिंबिसार, इस वंश का यहां से ना सिर्फ संस्थापक था, यहां से बात करेंगे, ये इस वंश का संस्थापक तो है ही, महत्वपूर्ण बात यहीं से, संस्थापक तो है ही इस वंश का। इसने पहली बार यहां पर साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। क्या अपनाया इसने? साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। यहां से जो बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा आपके लिए, आपको जानना चाहिए कि साम्राज्यवादी नीति क्या होती है। यानी मगध की सीमाओं का विस्तार करना, मगध को कोने कोने तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व बिंबिसार ने उठाया। लेकिन इसने मगध को कैसे पीक पर पहुंचाया, ये महत्वाकांक्षी शासक है आपके। तो इसकी साम्राज्यवादी नीति का जो ग्रास बना है, जो राज्य, जिस राज्य ने इसका अटैक को झेला है, वो राज्य पहला राज्य था अंग राज्य। कौन सा है? अंग राज्य था। यहां से अंग राज्य था। इस अंग को इसने हरा दिया, पराजित कर दिया आपके। और हराने के बाद में इसको, पराजित करने वाले बाद में इसको, अंग को मगध में मिला लिया। यानी कि उसमें क्वेश्चन आएगा, उस समय अंग की जो राजधानी है, यहाँ पर अंग की राजधानी थी वो आपके, वो राजधानी है चंपा। कौन सी राजधानी है? चंपा राजधानी ये वाली आपके। और अंग का जो शासक था इस समय आपके, वो और कोई नहीं बल्कि ब्रह्मदत्त था। कौन था वो? ब्रह्मदत्त था। कई बार पूछ लिया जाता है कि जिस समय इसने अटैक किया उस समय अंग का शासक कौन है, तो वो कौन है? ब्रह्मदत्त है आपके। और सबसे पहले जो हर्यक वंश का संस्थापक है यानी कि बिंबिसार, तो ये मगध राज्य का भी संस्थापक माना जाता है और हर्यक वंश का भी माना जाता है। तो बिंबिसार ने अंग को जीत करके और उसे मगध में मिला लिया। और उस समय यहाँ का शासक कौन है? ब्रह्मदत्त है। यानी अंग राज्य मगध का हिस्सा बन गया। इस क्रम में आप देखेंगे इसने युद्ध की नीति अपनाई, जहां पर एक और, वह दूसरी ओर वैवाहिक नीति भी अपनाई। कौन सी अपनाई? वैवाहिक नीति, ये वाला वैवाहिक नीति भी अपनाई। तो बिंबिसार की वैवाहिक नीति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि बिंबिसार ने जो विवाह किए वो विवाह बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनमें से एक विवाह कौशल राज्य के साथ बड़ा चर्चा में रहा, कौशल राज्य के साथ में, इस विवाह को देख लेंगे आप लोग। इसके अलावा वैशाली राज्य था उस समय, वो विवाह के लिए बड़ा माकूल क्षेत्र था। इसके अलावा मद्र राज्य है, यहां से विवाह किया इसने मद्र राज्य से। मद्र राज्य को आज अगर हम कहें तो ये पंजाब राज्य है, यहां पर देख लेंगे आप लोग, बड़ा महत्वपूर्ण है यहां से। तो जो कौशल राज्य है, तो कौशल की जो राजकुमारी है उस समय, उनका नाम है महाकौशला देवी। क्या नाम है? महाकौशला देवी। ये उस समय महाकौशला देवी, ये बहुत महत्वपूर्ण राज था आपके। महाकौशला देवी यहाँ की राजकुमारी थी। और ये प्रसेनजीत की बहन है। कौन है ये? ये प्रसेनजीत की बहन है, जो कौशल का राजा हुआ करता। ये प्रसेनजीत, प्रसेनजीत नाम का राजा था यहाँ पे। इनकी प्रसेनजीत की ये बहन थी, इसलिए महत्वपूर्ण, ताकतवर राज्य था आपके। और इस विवाह से जहां एक और महाकौशला देवी से इनका विवाह हुआ, और इसके फलस्वरूप इन्हें जो बड़ा महत्वपूर्ण था, काशी का राज्य, काशी का जो राज्य है वो दहेज में मिला। ये आपके लिए बड़ी काम की बात है।
इसको नोट डाउन कर लेंगे। यानी कि महाकौशला देवी से विवाह हुआ, प्रसेनजीत कौशल राज्य का उस समय शासक है और काशी इनको दहेज में मिला है। वैशाली की जो इस समय जो आपके राजकुमारी थी आपके, उनका नाम है आपके चेलना। क्या नाम है? चेलना नाम है उनका, ये नाम है उनका, चेलना नाम है आपके, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके। चेलना से इनका विवाह हुआ। ये वैशाली के इस समय शासक थे। ये चेलना आपके चेटक की आपके पुत्री है। कौन है चेलना? ये चेटक की पुत्री है। चेटक शासक का नाम है, चेटक की पुत्री है, ये चेटक की पुत्री है। ये वाला यहां से आपके देख लेंगे, यहां से आपके ये वाला इंपॉर्टेंट, ये वाला। और तीसरा विवाह इन्होंने किया था मद्र राज्य से। और मद्र के समय जो राजकुमारी है वो और कोई नहीं बल्कि क्षेमा है। इस क्षेमा राजकुमारी के साथ में विवाह किया। राजकुमारी है, सारी राजकुमारियां ये, इन सबसे विवाह किया। इन विवाह के फलस्वरूप कहीं ना कहीं इसकी स्थिति अत्यंत मजबूत हुई। तो आप देखेंगे यहां पर वैशाली एक मजबूत राज्य है, चेलना से विवाह हुआ है आपके। जो कौशल राज्य मां कौशला देवी से विवाह हुआ है। और जो मध्य देश है आपके यहाँ दिखाई दे रहा है, इनसे जो राजकुमारी क्षेमा से विवाह हुआ है। इस विवाह के फलस्वरूप जो बिंबिसार है उसकी राजनीतिक शक्ति बहुत मजबूत हुई और जो राजधानी राजगृह है वो बहुत मजबूत हो गई आपके। अब यहाँ पर एक और राज्य था आपके, अवंती राज्य। कौन सा राज्य? एक राज्य है अवंती नाम का। ये बहुत शक्तिशाली राज्य हुआ करता था और इसके समकालीन जो अवंती का राजा है वो राजा और कोई नहीं बल्कि कौन है? चंड प्रद्योत। कौन है वो? चंड प्रद्योत नाम का राजा है। ये चंड प्रद्योत नाम का राजा है यहाँ का, चंड प्रद्योत नाम का। इसको शास्त्रों में प्रद्योत भी कहते हैं इसको। कहां के? अवंती के शासक को। अवंती की जो राजधानियां हैं, दो राजधानियां मैंने कल भी पिछले वीडियो में बताई आपको। महाजनपद काल में एक राज्य की उज्जैनी, उज्जैनी ये उत्तरी अवंती की राजधानी है और दक्षिणी की माहिष्मती। ये माहिष्मती क्षेत्र आपके वहां पर, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। माहिष्मती राजधानी है, माहिष्मती, ये इसकी राजधानियां हैं आपके, माहिष्मती जैसी। ये बहुत ताकतवर राज्य था अवंती नाम का। और उज्जैनी उत्तरी भाग की राजधानी, दक्षिणी की आपकी राजधानी की दक्षिणी भाग की राजधानी है माहिष्मती। और चंड प्रद्योत इतना ताकतवर था कि झुकने को तैयार नहीं था, लेकिन इस चंड प्रद्योत को उस समय झुकना पड़ा जब कहीं ना कहीं इस चंड प्रद्योत को, यानी कि प्रद्योत नाम का एक राजा है, इसको एक रोग हुआ। और वो रोग कौन सा रोग है आपके? उस रोग का नाम है जो आपके एग्जाम में आ सकता है यहाँ पर, पीलिया रोग हुआ। कौन सा रोग हुआ? पीलिया नामक रोग हुआ। ये जॉइंडिस, इसे पांडु रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पांडु रोग भी कहते हैं। ये बड़ा खतरनाक है, इसको अंग्रेजी में जॉइंडिस कहा जाता है। इसको पीले रंग से ही मैंने यहाँ पे कवर किया। यहाँ पे पांडु रोग आपके ये पीलिया से पीड़ित था और कहीं ना कहीं बिंबिसार ने इस स्थिति का लाभ उठाया और अपने राज वैद्य, ये रहा यहाँ पे काम की बात है, अपने राज वैद्य, ये रहा कहीं ना कहीं अपने राज वैद्य, और राज वैद्य का नाम क्या है? जीवक को इसकी शुश्रूषा यानी सेवा में भेजा, जीवक को सेवा भेजा इसकी में। और इस जीवक ने यहां पहुंच करके चंड प्रद्योत के लिए ऐसा उपचार किया, ऐसी दवा दी जिससे इसका ये पीलिया रोग जो था वो ठीक हो गया। क्या हो गया? वो ठीक हो गया, पांडु रोग आपके। और इसके बदले में दोनों राज्यों के मध्य मित्रता स्थापित हुई। तो हम कह सकते हैं प्रद्योत और बिंबिसार के मध्य जो मित्रता हुई है, उस मित्रता में कहीं ना कहीं इस रोग ने, कौन से रोग ने? पीलिया रोग ने। पीलिया को जॉइंडिस भी कहते हैं, पीलिया को जॉइंडिस भी कहते हैं। फिर कहूंगा आपको, पीलिया रोग को पांडु रोग कहते हैं, जॉइंडिस कहते हैं। इस रोग से मुक्ति दिलाने में किसकी भूमिका रही है? जीवक की रही है। और ये जीवक किसका राजवैद्य है? ये राजवैद्य था बिंबिसार का, मगध का राजवैद्य था। और एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कितने राज्य? कौशल राज्य मित्र हो गया, अवंती राज्य मित्र हो गया, वैशाली राज्य मित्र हो गया। क्योंकि वैशाली के कौन है? लिच्छवी है, बहुत महत्वपूर्ण लिच्छवी राज था। और ये कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम से एक बड़ा मैसेज गया, बिंबिसार ने मगध को न सिर्फ शक्तिशाली बनाया बल्कि आगे अन्य राजवंश आने वाले हैं उनके लिए एक विस्तृत सीमाएं तय कर दी कि आप साम्राज्य का और फैलाव कर सकते हैं। तो यहीं से एक क्वेश्चन और बनेगा आपके कि जो बिंबिसार है वो किस धर्म का अनुयायी है? तो आप बताएंगे ये किस धर्म का अनुयायी है? ये आपके अनुयायी है। तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म का अनुयायी है। किस धर्म का अनुयायी है? ये बौद्ध धर्म का अनुयायी है। लेकिन इसको नुकसान उस समय उठाना पड़ा जब इसी के पुत्र, उस पुत्र का नाम क्या है? पुत्र का नाम है आपके अजात शत्रु। यहां पर यानी बिंबिसार का जो पुत्र है, बिंबिसार का, ये रहा बिंबिसार का जो पुत्र है कौन? अजात शत्रु, ये नाम है उसका, अजात शत्रु। अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी, इसकी हत्या कर दी। यहां पर आपके इसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसने यहां पर अब मगध पर अधिकार कर लिया। यानी कि बिंबिसार की हत्या करके कौन शासक बनाए? अजात शत्रु बनाए आपके।
जो कि बहुत महत्वाकांक्षी, यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यानी ये पितृहंता है मगध का, अजात शत्रु मगध का दूसरा शासक बना। ये कैसे बनाए? ये दूसरा शासक बनाए, लेकिन पिता की हत्या करने के बाद इसे पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता कहते हैं, यानी पिता की हत्या करने वाला कहा जाता है ऐसे। किसको? अजात शत्रु को। आपके काम का क्वेश्चन क्या है? आपके एग्जाम क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि अजात शत्रु को किस और नाम से जाना जाता है? तो आप बताएं। इसका एक उपनाम है, बहुत पॉपुलर नाम था वो, और वो नाम है इसका क्या? कुणिक। क्या नाम है? कुणिक इसका उपनाम है यहां पर। और ये किस धर्म को मानता है? ये बौद्ध धर्म का अनुयायी। किस धर्म का अनुयायी है? ये बौद्ध धर्म का अनुयायी। क्योंकि कई बार पूछता है कौन किस धर्म का अनुयायी रहा है, तो बता देंगे ये बौद्ध धर्म का अनुयायी। कुणिक इसका उपनाम है, और इसने अपने पिता की हत्या की। ये अपने पिता से भी अधिक महत्वाकांक्षी है। यहां पर महत्वाकांक्षी है, ये महत्वाकांक्षी है, पिता से भी अधिक महत्वाकांक्षी है आपके। और इसने कहीं ना कहीं मगध के विस्तार कर में बड़ी भूमिका निभाई आपके। और ऐसा माना जाता है कि इसके पिता ने जिन राज्यों से मित्रवत संबंध बनाए, आपस में भाईचारे संबंध बनाए, इसने उन राज्यों को पूरी तरह से मगध के अंतर्गत ला दिया, मगध की सीमाओं के अंतर्गत ला दिया, मगध का एकाधिकार स्थापित कर दिया। इस क्रम में जो बड़ा राज्य था वो था आपका ये वैशाली। वैशाली राज्य था, यहां पर वैशाली राज्य था। वैशाली में कौन है? वैशाली में लिच्छवी ये शासन कर रहे थे। यहां पर लिच्छवी वंश के लोग थे, कि जो चेटक जो थे उनकी पुत्री भी है चेलना यहां पर। लेकिन इसने सारे संबंधों को दरकिनार कर दिया। ननिहाल थी इसकी वैशाली, और इस वैशाली राज्य पर इसने अधिकार करने के लिए एक बहुत तगड़ी योजना बनाई। आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन है, अधिकार के लिए योजना बनाई है, वो योजना क्या है? तो वो योजना और कोई नहीं बल्कि वो योजना ये है आपके, इसने यहां पर वैशाली संघ में, यहां पर वैशाली संघ में, जो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, वैशाली संघ में क्या किया इसने? फूट डलवा दी। ये जो बड़ा क्वेश्चन आएगा, वैशाली संघ में फूट डलवाई इसने आपके। और फूट कैसे डलवाई है? अपने मंत्री के माध्यम से। क्या मंत्री था? उस मंत्री का नाम मैं लिख देता हूं यहां पर। उस मंत्री का नाम है वश्यकार। क्या नाम है? वश्यकार नाम है। कई बार इस मंत्री का नाम पूछा है कि अजात शत्रु ने कौन से मंत्री की मदद से इस वैशाली संघ में फूट डलवाई है? क्योंकि वैशाली संघ गणतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित था, और वैशाली में निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव होता था। वैशाली शक्तिशाली राज्य था। अजात शत्रु को मानना था जब तक वैशाली राज्य को जीता नहीं जाएगा, मगध का उत्थान नहीं हो सकता। मगध को शक्तिशाली बनाना है तो वैशाली पर एकाधिकार आवश्यक है। तो इसने वैशाली राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए वैशाली संघ में, मैंने बताया, अधिकार की लिए योजना बनाई है, और वैशाली संघ में फूट डलवा दी। ले इसके लिए उसने मंत्री वश्यकार को भेजा, जो इस योजना में सफल रहा। अब आपके काम की बात क्या है? काम की बात आपके यहां स्टार्ट होती है कि इसको जीतने के लिए, यानी कि वैशाली राज्य को जीतने के लिए, वैशाली जो महाजनपद है, बड़ा महाजनपद है, इसको जीतने के लिए पहली बार ऐसा हो रहा था इतिहास में। ये रहा पहली बार। क्या हुआ ऐसा जो अभी तक कभी नहीं हुआ? पहली बार ऐसा हो रहा था यहां पर, जो बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। पहली बार इस युद्ध में ये रथ मूसल, ये रहा रथ मूसल, ये रहा काम की बात, और महाशिलाकंटक। क्या? महाशिलाकंटक, ये रहा महाशिलाकंटक जैसे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ यहां पर। यानी आपके एग्जाम के लिए दो मैंने बताए, रथ मूसल जो रथ के माध्यम से जो आपका जो काटता हुआ चलाया जाता है आपके, और महाशिलाकंटक आपके जो पत्थरों को उठा फेंका जाता है। इन दो अस्त्रों का जो पहली बार प्रयोग हुआ है वो वैशाली के युद्ध में है। आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया आपके, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। वैशाली संघ को पराजित किया जा सका इस रथमुसल और महाशिलाकंटक की सहायता से, और वैशाली पर कब्जा हुआ और अजात शत्रु ने युद्ध जीता। बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्लास एग्जाम वाली है, जीडी के दृष्टिकोण से बढ़ा रहा हूं मैं आपके, बहुत महत्वपूर्ण। यद्यपि और एग्जामों में भी ये क्लास आपके काम आएगी, क्योंकि बेस यही है, आधार यही है, इससे ही आपको सफलता मिलेगी। इसलिए टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं, इन बिंदुओं को आप छोड़ेंगे नहीं, एक एक बिंदु को रटते जाएंगे। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा यहां से, अजात शत्रु के शासनकाल के, यहां पर शासनकाल के, ये रहा 8वें वर्ष ही, ये शासनकाल के 8वें वर्ष में यहां पर ये रहा बुद्ध की मृत्यु हुई, ऐसी मान्यता है। जो बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ है, बुद्ध को निर्वाण मिला है, इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में मिला है निर्वाण यहां पर। तो इसने क्या किया है,
इसने अपनी राजधानी, आपको माइंड में आ गया होगा, इसकी राजधानी कौन सी है? राजगृह। कौन सी राजधानी है? राजगृह में, यहां पर राजगृह में पहली बार, और एक जगह का नाम है सप्तपर्णी गुफा। क्या नाम है? सप्तपर्णी गुफा। यहां सप्तपर्णी गुफा में यहां पर प्रथम बौद्ध संगीति, कौन संगीति? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध बैठक, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया इसने, संगीति का आयोजन करवाया। यहां पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है आपके, यानी बौद्ध धर्म की पहली बैठक का जो आयोजन हुआ कहां हुआ है? वो राजगृह में हुआ है। और राजगृह में कहां हुआ? सप्तपर्णी गुफा में हुआ। यहां पर ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो बौद्ध धर्म की पहली बैठक है उसका आयोजन किस शासक ने करवाया? तो आपका उत्तर करवाया अजात शत्रु ने उसका आयोजन करवाया इस बैठक का। और ये आयोजन कहां हुआ है आपके? ये आयोजन हुआ है आपके राजगृह में। और गुफा पूछेगा तो सप्तपर्णी गुफा में हुआ है। इस बैठक की जो अध्यक्षता करी है आपके, वो आप बता सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपके कि इस बैठक की अध्यक्षता करने वाला कौन है? तो वो बौद्ध भिक्षु थे, बहुत बड़े बौद्ध विद्वान थे, बौद्ध विद्वान, बहुत बड़े विद्वान थे। और विद्वान का नाम है महाकश्यप। क्या नाम है? महाकश्यप नाम है, ये नाम है आपके। यहां से इनको आप देख सकते हैं, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी। किसने? महाकश्यप ने। बाकी जब बौद्ध धर्म की बैठक होगी, मैं विस्तार से चर्चा करूंगा अगले क्लास में। जब बौद्ध और जैन धर्म पढ़ाऊंगा तो वहां पुनः इस पर मैं चर्चा करूंगा, इसलिए आप इसको याद कर लेंगे। यहां से अजात शत्रु, यहां पर अजात शत्रु की हत्या इसी के पुत्र ने कर दी आपके। उसका नाम क्या है? उदयन। क्या नाम है? उदयन नाम है। उदयन को ही उदयन भी कहते हैं, यानी उदयन ने ये अपने पिता की हत्या कर दी आपके। और ये मगध का, ये राम द्वितीय पितृहंता, मगध का द्वितीय पितृहंता, वो प्रथम था। द्वितीय पितृहंता माने होता है पिता की हत्या करने वाला, यानी कि पिता की हत्या करके ये गद्दी बैठा। और उदयन ने अजात शत्रु की हत्या कर दी। मैंने बता दिया आपको, अजात शत्रु उदयन का पिता है। अजात शत्रु की हत्या कर दी आपके। और हत्या करने के बाद उदयन शासक बन बैठा आपके, कहां का? मगध का। बड़ी बात यहाँ पे ये जो आपके काम की बात है, जो आपको यहाँ डट के जानी है, उदयन अपने पिता के थोड़ा विपरीत, यद्यपि पितृहंता है, लेकिन इसके बाद भी इसने जैन धर्म को अपनाया। जैन धर्म को आप जानते होंगे, थोड़ा सा इसकी विचारधारा के विपरीत है, जैन धर्म को अपनाया। आप ध्यान देंगे यहाँ पर बात को कि जो हर्यक वंश के शासक हैं उन्होंने ज्यादातर बौद्ध धर्म को अपनाया है, लेकिन उदयन ने बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को अपनाया है। बौद्ध धर्म को बिंबिसार ने और अजात शत्रु ने अपनाया, तो इसने जैन धर्म को अपनाया है। बड़ी बात यह उदयन की कि इसने राजगृह के स्थान पर, जो बड़ी बात काम की है, राजगृह के स्थान पर, जो आपके एग्जाम आ सकता है, राजगृह के स्थान पर इसने पाटलिपुत्र, ये रहा पाटलिपुत्र को, ये रहा पाटलिपुत्र को, ये रहा राजधानी बना दिया। क्वेश्चन आएगा कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला कौन था? तो आप बता देंगे वो और कोई नहीं बल्कि वो उदयन था, पाटलिपुत्र के स्थान पर। यहां पर तो बड़ी बात यह है कि आखिर इस पाटलिपुत्र का निर्माण किसने करवाया? तो आपकी महत्वपूर्ण बात है, इस पाटलिपुत्र नगर, ये रहा पाटलिपुत्र, याद देखेंगे नगर, ये रहा, यह शहर कर सकते हैं। इस नगर का निर्माण भी इसी ने करवाया। किसने करवाया? उदयन ने करवाया। यानी कि इस नगर का निर्माण करवाने वाला कौन है? यही व्यक्ति है आपके। यहां से क्या नाम है इसका? इसका नाम है आपके उदयन। क्या नाम है? उदयन नाम है। इस उदयन ने ही इस नगर का निर्माण करवाया आपके, उदयन ने। और बाद में इसी को इसने अपनी राजधानी बना लिया, यानी कि राजगृह को स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाने वाला कौन है? वो उदयन है, जो कि अजातशत्रु का पुत्र है। और इसी ने इस पाटलिपुत्र नामक नगर का निर्माण भी करवाया था। तो पहले इसने नगर का निर्माण करवाया है और बाद में राजगृह के स्थान पर, जो पुरानी राजधानी है इनकी हर्यक वंश की, उसके स्थान पर इसको राजधानी बना दिया। इस क्रम में बहुत सारी बातें, अभी एग्जाम वाली क्लास चल रही है, विस्तार से एक अन्य वीडियो में चर्चा करूंगा आप लोगों से। इस वंश का जो अंतिम शासक है, कौन है? जो इस वंश का जो अंतिम शासक है, ये रहा अंतिम शासक कौन है? वो अंतिम शासक है इसका नागदशक। कौन नाम है उसका? नागदशक इस वंश का अंतिम शासक है। ये रहा आपके सामने, इसी को दर्शक भी कहते हैं। इस दर्शक जो आपका हर्यक वंश का अंतिम शासक है, इसकी हत्या एक बहुत बड़ा अमात्य था, अमात्य यानी कि वो सेनापति भी है और अमात्य भी है। उसका नाम है आपके शिशुनाग। क्या नाम है उसका? शिशुनाग नाम है। और शिशुनाग ने कहीं ना कहीं, शिशुनाग ने इस नागदशक की क्या किया? हत्या कर दी आपके, इसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद शिशुनाग ने मगध में एक नए राजवंश के तौर पर, यहां मैं बात करूंगा, यहीं पर
शिशुनाग वंश की नींव रख दी, शिशुनाग वंश की नींव रखी। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे क्या पूछे जाते हैं कि शिशुनाग वंश की नींव किसने रखी है, तो आप बताएंगे शिशुनाग वंश की नींव रखी है, शिशुनाग नहीं रखी है। शिशुनाग नाम का व्यक्ति है जो कि पहले मगध में हर्रक वंश के शासकों को अपनी सेवाएं दे रहा था। हर्रक वंश में वो रहता था, उनको अपनी सेवाएं देता, अच्छे खासे पद पर था, लेकिन उसने उस पद का दुरुपयोग किया और उसने अपने ही स्वामी यानी कि आपके नागदशक की हत्या कर दी और स्वयं मगध का शासक बन बैठा। तो जो शिशुनाग है, शिशुनाग की उपलब्धि क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, आप बताएंगे शिशुनाग वंश मगध पर शासन करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण राजवंश है। और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आएगा शिशुनाग ने पाटलिपुत्र, हमारे काम की बात यह है, पाटलिपुत्र के स्थान पर जो महत्ता दी है इसने, वो इसकी जो बड़ी उपलब्धि है जो हमारे एग्जाम बार बार आती है वो यहां से आती है आपके, इसने यहां पे थोड़ा करेंगे, पीछे बैक में जाएंगे थोड़ा सा, इसने अवंती राज्य पर, अवंती जो बड़ा राज्य था, अवंती राज्य को, जो बड़ी उपलब्धि इसकी, अवंती राज्य को जीत कर, यहां पर बड़ी उपलब्धि इसकी, जीत कर मगध में मिला लिया। ये इसकी बड़ी उपलब्धि है, मगध में मिला लिया, मगध में मिला लिया। यानी अभी तक अवंती जो मित्र था आपके मिला लिया, अभी तक जो अवंती मित्र हुआ करता था उस अवंती राज्य को मगध में मिलाने वाला कौन था, वो आपके शिशुनाग था। यानी कि ये इसकी बड़ी उपलब्धि है, अवंती को मगध राज्य में किसने मिलाया है, शिशुनाग ने मिलाया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इस क्रम में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो ही रहा था यहाँ पर। तो शिशुनाग के बाद में जो आपका बड़ा महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पर है, जो बड़ा केंद्र बन गया इस समय, पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली प्रमुख केंद्र बन चला था। अब पाटलिपुत्र का महत्व वो नहीं रह गया था जो कि हर्रक वंश के जमाने में हुआ करता था। तो इस शिशुनाग की मृत्यु के बाद इसका पुत्र है, उसका नाम है आपके कालाशोक नाम है, कालाशोक नाम है, कालाशोक शासक बना यहाँ पर। कालाशोक दूसरा शासक है इस वंश का, ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, दूसरा शासक है यहाँ पर आपके, इसको आप याद कर लेंगे। और इस कालाशोक का जो उपनाम है, जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कालाशोक का उपनाम वो काक वर्ण है, इसका उपनाम है काक वर्ण। यहां पर ये उपनाम कई बार पूछ लेता है, इसका उपनाम। मैं काक वर्ण इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कौवे की तरह कलुआ था, ये कौवे की तरह काला था, कौए की तरह इतना काला था जैसे कौवा होता है। तो इसको इतिहास के पन्नों में तत्कालीन लोगों ने, इतिहासकारों ने से काक वर्ण का, कौवे के वर्ण के समान। इसने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, किसको दिया, बौद्ध धर्म को इसने संरक्षण दिया। और इसके शासन काल की जो बड़ी उपलब्धि है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके यहां से, वो वैशाली में बौद्ध धर्म की दूसरी बैठक का आयोजन था। वैशाली में यहां पर काम की बात है, ये पूछता है एग्जाम में कि बौद्ध धर्म की दूसरी बैठक का आयोजन कब हुआ है, तो आप बता देंगे बौद्ध धर्म की दूसरी बैठक जो हो रही है आपके कहां हो रही है, वैशाली में। और इस बैठक का आयोजन किसने करवाया, यहां पर आप देखेंगे ये बैठक हो रही है वैशाली में, और इसको करवाया किसने, कालाशोक ने। किसने करवाया, कालाशोक ने। यहां पर कालाशोक ने इसको करवाया, कालाशोक ने करवाया दूसरी बैठक का आयोजन। और ये कहां हो रही है आपके, वैशाली में हो रही है। आपके एग्जाम क्वेश्चन ये रहा, ये दूसरी बैठक है। तो बौद्ध धर्म की पहली बैठक हो रही है कहां पर, हमारे राजगृह में पहली बैठक हो रही है आपके, और दूसरी बैठक हो रही है बौद्ध धर्म की, ये सेकंड बैठक है। यहां पर देख लेंगे आप लोग, सेकंड बैठक है। हमारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन में आता है कि बौद्ध धर्म की दूसरी बैठक का आयोजन कहां हुआ, वैशाली में, और कालाशोक ने करवाया आयोजन। और इसका जो अध्यक्ष है इस बैठक का, यहां पर इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे, वो अध्यक्ष और कोई नहीं बल्कि सर्वकामनी है। यहां पर सर्वकामनी नाम के ये बौद्ध भिक्षु हैं, ये रे, इन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है, सर्वकामनी ने। और इन बैठकों में क्या क्या हुआ है ये मैं आपसे बौद्ध धर्म में अगले वीडियो में चर्चा करूंगा विस्तार से। यहां पर इस जो दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर जो वैशाली महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है आपके, तो इस समय इस वंश का जो शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश ये रहा, इस शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम है आपके नंदीवर्धन। क्या नाम है उसका, नंदीवर्धन, उसका अंतिम शासक है ये रहा, नंदीवर्धन। ये लास्ट एम्परर ऑफ दिस डायनेस्टी, यानी इस वंश का ये अंतिम शासक है। किस वंश का, ये शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है आपके, यहां से इसको देख लेंगे, नंदीवर्धन। यहां पर ये शिशुनाग जो वंश है, यहां पर मैंने बता दिया ये शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था, और नंदीवर्धन इसका अंतिम शासक है। इस नंदीवर्धन की हत्या, जो हत्याओं का दौर चल रहा है यहां पर, वो थमा नहीं है। इसकी हत्या करके एक व्यक्ति था जो कि नंदीवर्धन की सेवा कर रहा था, यानी कि शिशुनाग वंश की सेवा कर रहा था। और वो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम लिख देता हूं यहां पर, उसका नाम था आपके नंद नाम का व्यक्ति था, नंद नाम का एक व्यक्ति था।
ये सेवाएं कर रहा था और नंद ने इस नंदीवर्धन की हत्या कर दी। बुराई देखिए, नाम ही नंद है और नंद वंश के और शिशुनाग वंश के शासक नंदीवर्धन की हत्या कर रहा है और इस नंद ने मगध पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया इसने मगध पर अधिकार कर लिया, यानी कि जो मगध राज्य, मगध पर अधिकार जता लिया, अधिकार कर लिया मगध पर। यहां से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आपके जो नंद है उसने किसको या किसकी हत्या करके मगध पर अधिकार किया, तो आप बताएंगे नंदीवर्धन की हत्या करके नंद ने मगध पर अधिकार किया। तो जब नंद शासक बना तो इतिहास के पन्ने ये स्पष्ट करते हैं कि इसने शासक बनने के बाद, पहली बात तो यही है कि जो नंद है ये शूद्र कुल से संबंध है। किस कुल से है? शूद्र। मैं पीछे बता चुका आपको कल वीडियो में, ये शूद्र कुल से है, यानी कि इसको नापित कहा जाता है। नापित का मतलब होता है नाई, आज की भाषा हमारे, इसको हम लोग अंग्रेजी में बार्बर भी कहते हैं। यानी कि ये उच्च कुल का नहीं है, ये क्षत्रिय कुल का नहीं है, ना वैश्य कुल का है, ये शूद्र है, ये एक नापित है। इस वजह से ये मगध पर, ये क्वेश्चन आएगा, मगध पर शासन करने वाला, मगध पर शासन करने वाला पहला जो शूद्र कुल है या शूद्र वंश है पहला, वो और कोई नहीं बल्कि कौन सा है? वो नंद है, जो आपको याद करना है। कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि मगध पर शासन करने वाला पहला शूद्र कौन सा है, शूद्र कुल कौन सा, तो क्या बताएंगे? वो नंद वंश है। यहां से अब आप देखेंगे कि जो नंद है वो सामान्य नाम से गद्दी पे नहीं बैठेगा, जब तक नाम में कुछ नया नहीं जुड़ेगा। तो इसने महापद्मानंद, कौन सा नंद की? महापद्मानंद की, यहां पर कर लेंगे इसको, महापद्मानंद कर देंगे इसको आप यहां से, जो आपके एग्जाम बार बार आता है क्वेश्चन यहां से, ये रहा महापद्मानंद। कौन सा नंद? यहां से, ये बहुत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है हमारे यहां से। महापद्मानंद, ये क्वेश्चन है। महापद्मानंद, पद्मानंद की उपाधि धारण करके ये मगध का शासक बन बैठा ये व्यक्ति, और ये पहला शूद्र है, ये बड़ा शक्तिशाली है, ये बहुत ज्यादा आपके, और इसने वही नीति अपनाई जो कि बिंबिसार और अजातशत्रु और शिशुनाग ने अपनाई, अर्थात साम्राज्यवादी, यानी कि ये महत्वाकांक्षी है और सीमाओं के विस्तार में विश्वास रखता है। विस्तारवादी है ये भी महत्वाकांक्षी है, विस्तारवादी है, बड़ा महत्वपूर्ण है आपके, ये भी विस्तारवादी है आपके, और साम्राज्यवादी है। इसने जब शासक बन गया ये, क्योंकि शूद्र वंश का भी है, कहीं ना कहीं इसने अत्याचारों को ढाना स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं अत्याचारों, कहर ढाई इसने, और इसने करों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। इसने करों में, टैक्स में अत्यधिक वृद्धि कर दी। जो कर थे करों में वृद्धि कर दी, यहाँ पे करों में वृद्धि कर दी, यहाँ पर वृद्धि कर दी, जिसके चलते जनता इनके इससे मुक्ति पाना चाहती थी। ऐसे ही समय, कर का मतलब मेरे यहाँ पर टैक्स से है, कर का मतलब मेरे यहाँ से टैक्स से है। महापद्मानंद के बारे में कहा जाता है कि महापद्मानंद ने अधिकार किया तो महापद्मानंद के शासनकाल में पाटलिपुत्र को बहुत बड़ी ख्याति लब्धि प्राप्त हुई, इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ, बहुत बड़े पैमाने विस्तार हुआ। और महापद्मानंद का जो पुत्र है, यहां बात करेंगे, जो महापद्मानंद का पुत्र है, ऐसे कहते हैं, इसके पुत्र घनानंद, ये नाम है इसका, घनानंद ने अपने पिता की हत्या कर दी, अपने पिता की हत्या कर दी, पिता की हत्या की। लोग कहते हैं कि ये अपने पिता की हत्या करने के बाद ही यहाँ का शासक बना है। घनानंद जो था वो महापद्मानंद की हत्या करने के बाद ही मगध की गद्दी बैठा है, मगध पर, और ये कहीं अधिक मगध की ये गद्दी बैठा है यहाँ पर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गद्दी पर बैठा है ये, और ये अपने पिता से भी अधिक, ये अपने पिता से भी अधिक अत्याचारी है। ये मगध पर जो बैठा है आपके, ये अपने पिता से भी अधिक अत्याचारी शासक सिद्ध हुआ। लोग कहते हैं इसके बारे में कि इसने मगध की जनता पर ये उससे भी अधिक, अत्यधिक कह सकते हैं हम वर्ड, आपके हमारे पास अत्यधिक वर्ड है, अत्यधिक वर्ड है, अत्यधिक अत्याचारी सिद्ध हुआ। और जो हमारे काम की बात है यहाँ पर, जो हमारे एग्जाम में आ सकता है, वो क्वेश्चन ये है कि इसने ब्राह्मणों को बहुत परेशान किया, इसने ब्राह्मणों को बहुत अधिक, क्वेश्चन आता है कि इसने घनानंद ने सबसे अधिक परेशान किसको किया? तो ब्राह्मणों को बहुत अधिक परेशान किया, उन पर अत्याचार ढाई, उनका शोषण किया आपके। और ऐसे ही क्रम में एक चाणक्य नाम का ब्राह्मण था, कौन नाम था? चाणक्य नाम का ब्राह्मण था। इसका भरे दरबार में इसने एक तगड़ा अपमान किया, और ऐसा अपमान किया कि उस अपमान से दुखी होकर
उस अपमान से बड़े बड़े दरबार में अपमानित होकर चाणक्य ने इस नंद वंश के समूल नष्ट की योजना बना ली। समूल नष्ट की, समूल नंद वंश के नष्ट करने की योजना बना डाली, क्योंकि भरे दरबार में चाणक्य को कहीं ना कहीं अपमानित होना पड़ा था। आपको जानना चाहिए कि नंद वंश के शासकों ने कहीं ना कहीं मगध की जनता पर इतने करों का आरोपण कर दिया, जिसके चलते मगध की जनता भी इनसे मुक्त होना चाहती थी। और ऐसे ही समय में आप जानते होंगे एक व्यक्ति पैदा हुआ और उस व्यक्ति का नाम है आपके चाणक्य। और चाणक्य ने कहीं ना कहीं, ये रहा जो चाणक्य ब्राह्मण है, और कहां के ब्राह्मण है? तक्षशिला के। कहां के? तक्षशिला में ये शिक्षा देने का कार्य कर रहे थे उस समय आपके। और इन्होंने कहीं ना कहीं, ये आपका जो क्वेश्चन एग्जाम आता है, इन्होंने अपनी बुद्धि विवेकता से, और इन्होंने एक जो आपका इतिहास के पन्नों में नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य, ये काम की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य, इसको खड़ा कर दिया आपके। और कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य के आपके द्वारा और चाणक्य की सहायता, चाणक्य को हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं, इसमें मैं आगे चर्चा करूंगा आप लोगों से कौटिल्य पर आगे विस्तार से। कौटिल्य कौन है, विष्णुगुप्त कौन है, चाणक्य कौन है, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों का अंत किया। किसका अंत किया? नंदों का अंत किया। यहां से नंदों का अंत किया है आपके, यानी आप कह सकते हैं आपके कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? वो आपके घनानंद है। और नंद वंश का अंत किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। ये मैं आपको एग्जाम वाली क्लास में बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, मैं आपको आगे बताऊंगा कौटिल्य ने आकर ऐसा क्या किया जो समूल नष्ट करने की योजना बनाई। तो मौर्य वंश पर और गुप्त वंश पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगा कि जैन धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, शैव धर्म क्या है, भागवत धर्म क्या है और शाक्त धर्म क्या है। ज्यादा महत्वपूर्ण वाले जैन धर्म और बौद्ध धर्म है कि वहां से हमारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिलहाल आपके आज के वीडियो में आप इसको रट लेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ये तीनों पार्ट महत्वपूर्ण है। और अंतिम लाइन बताऊंगा, नंद वंश का समापन करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना हुई। गुरु चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को पूरी तरह समाप्त कर दिया और एक नए राजवंश के तौर पर मौर्यों की स्थापना हुई। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, आप लोग तब तक इन तीनों पार्टों को तैयार कर लेंगे। इस क्लास में, इस चैनल पर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस वाला पार्ट समय समय चल रहा है, क्रमशः चल रहा है। हिंदी वाला पार्ट बहुत जल्दी से आने वाला है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आपके बहुत तेज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। करंट अफेयर में आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूं आपके, इसलिए लगातार बने रहिए। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।